अरे रुकिए, इतनी सारी वीडियोस देखते ही हैं, ज़रा ये भी देख लीजिए। है तो कहानियाँ ही, पर बहुत खूबसूरत हैं। ज़रा सुन के तो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी उस समय की है जब ना हुआ करते थे मोबाइल फ़ोन, न टेलीविज़न और ना ही सिनेमा। अगर कुछ हुआ करता था तो वो था रंगमंच। उस समय एक्ट्रेस होना ना तो कोई आम बात थी और ना ही कुछ खास अच्छी बात थी। और अगर एक्ट्रेस तारा जैसी हो फिर तो बिल्कुल नहीं। जैसे ही रंगमंच का पर्दा गिरा, तारा शकुंतला का पाठ अदा कर रही थी। लोगों की भीड़ उसे देखने के लिए उमड़ी हुई थी। लोग उसके दीदार के लिए तरस रहे थे। कुछ स्टेज पर चढ़ गए, कुछ तो तारा के पैरों में ही गिर गए। सारा स्टेज बस फूलों से भर गया। उस समय अगर मैनेजर बीच में आके ये ना कहता कि तारा कल फिर से आएगी और यही रोल अदा करेगी, तो शायद स्टेज नीचे ही गिर जाता। पर मैनेजर के ये सब कहने के बाद भी एक नौजवान था जो उस समय भी मंच पर खड़ा रहा। लंबे कद का, खूबसूरत चेहरा, देवताओं सा स्वरूप, ऐसा लगता जैसे कोई राजकुमार हो। जब सारे दर्शक बाहर निकल गए तो उसने मैनेजर से पूछा, क्या मैं तारा को एक पल के लिए मिल सकता हूँ? मैनेजर ने कहा, नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं। नौजवान ने फिर से पूछा, क्या आप मेरा कोई पत्र तारा तक भिजवा सकते हैं? मैनेजर ने उसी लापरवाही से कहा, नहीं, क्षमा कीजिए, ये हमारे नियमों के विरुद्ध है। अब नौजवान ने और कुछ न कहा और निराश होकर स्टेज से नीचे उतर गया। वो बाहर जाने ही लगा कि मैनेजर ने रोक लिया और कहा, अरे रुकिए, आप अपना कार्ड देते जाइए। नौजवान ने जेब में से कागज का एक टुकड़ा निकाला, उस पे कुछ लिखा। जब वो कागज मैनेजर को दिया, वो पढ़कर मैनेजर के तो होश उड़ गए। उस पे लिखा था, कुंवर निर्मल कांत चौधरी। मैनेजर की कठोर शक्ल अचानक से कोमल हो गई। कुंवर निर्मल कांत, शहर के सबसे बड़े रईस और तालुकेदार, 8-10 लाख वार्षिक के मुनाफेदार, देश की न जाने कितनी ही संस्थाएं उनके पैसों से चलती थी। मैनेजर ने अपनी लापरवाही पर शर्मिंदगी जताई और कहा, मुझे माफ़ कीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं अभी तारा के पास हुजूर का कार्ड लेके जाता हूँ। पर कुंवर साहब ने उसे रोक लिया और कहा, नहीं, अभी रहने दो, मैं कल फिर आऊँगा 5 बजे। अभी तारा को यूं परेशान करना ठीक नहीं। मैनेजर ने कहा, अरे नहीं कुंवर साहब, तारा आपके लिए इतना कष्ट तो उठा सकती है। पर कुंवर साहब ने मना कर दिया। उधर तारा एक साफ सुथरे कमरे में अपने विचारों में मगन बैठी थी। क्या ऐसे दिन जीवन में बार बार आते हैं? न जाने कितने ही लोग उसके दीदार के लिए तरसते हैं, एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। कितनों को तो उसने पैरों से ठुकरा दिया। हाँ, ठुकरा दिया। पर उस समूह में सिर्फ एक दिलकश मूर्ति स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखों में कितना गंभीर प्यार था, कितना दृढ़ संकल्प था। ऐसा लगता था जैसे दोनों नैन उसके हृदय में समाते जा रहे हों। आखिर वो आदमी कौन था? ये सोचते हुए उसने शीशे की ओर देखा। कमल के फूल जैसा उसका चेहरा खिला हुआ था। पर कौन कह सकता था कि ये फूल 35 बरस का है? वो कोमलता, चंचलता, मधुरता किसी नव युवती को भी शर्मिंदा कर दे। तारा एक बार फिर दिल में प्रेम का दिया जला बैठी थी। आज से 20 साल पहले एक बार उसको प्यार का कड़वा अनुभव हो चुका था। तब से वो एक तरह का विधवा भरा जीवन ही व्यतीत करती आ रही थी। कितने ही प्रेमियों ने अपना हृदय उसको भेंट करना चाहा, पर उसने किसी की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। उसको उनके प्रेम में कपट की गंध आती थी। पर आज उसका संयम उसके हाथों से निकल चुका था। एक बार फिर आज उसके हृदय में उस मधुर वेदना का अनुभव हुआ जो 20 साल पहले हुआ था। उस आदमी का स्वरूप उसकी आंखों में बस गया था। दिल उस ओर खींचा चला जा रहा था।
अचानक दाई ने आकर कहा, बाई जी, रात की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक ढेर लगा हुआ है, कहाँ तक गिनाऊं? मुद्राएं हैं, बालों में लगाने वाले पिन हैं, अंगूठियां हैं, एक डिब्बे में लॉकेट भी है। मैंने आज तक ऐसा लॉकेट कभी नहीं देखा। सब संदूक में रख दिया है, आप कहें तो ले आऊं? तारा ने कहा, ठीक है, वो संदूक मेरे पास ले आओ। दाई ने संदूक लाकर मेज पर रख दिया। उधर एक लड़के ने एक पत्र लाकर तारा को दिया। तारा ने पत्र की ओर उत्सुकता भरी नजरों से देखा। लिखा था, कुंवर निर्मलकांत चौधरी। उसने लड़के से पूछा, ये पत्र तुम्हें किसने दिया? कहीं उन्होंने तो नहीं जिन्होंने रेशमी साफा पहना हुआ था? लड़के ने सिर्फ यही कहा, मैनेजर साहब ने दिया है, और ये कह के बाहर की तरफ भाग गया। संदूक जब तारा ने खोला, उसमें सबसे पहला डिब्बा नजर आया। तारा ने उस डिब्बे को खोला तो खूबसूरत सा लॉकेट था। डिब्बे में एक कार्ड भी था जिस पे लिखा था, कुंवर निर्मलकांत। कार्ड तारा के हाथ से गिर पड़ा। वो एकदम कुर्सी से उठी और बड़ी ही तेजी से बरामदे को पार करते हुए मैनेजर के सामने आ गई। मैनेजर ने खड़े होकर उसका स्वागत किया। तारा ने कहा, कुंवर निर्मलकांत क्या बाहर खड़े हैं? लड़का तो सिर्फ खत देकर भाग गया, मैं उससे कुछ न पूछ सकी। कुंवर साहब का संदेश मेरे लिए पहले भी कभी आया है क्या? मैनेजर ने कहा, हाँ, वो कल स्वयं आए थे, पर मैंने समझा आप आराम कर रही होंगी, आपको कष्ट देना ठीक न समझा। और सच कहूँ तो मैं डर रहा था कहीं कुंवर साहब को आपसे मिलाकर मैं आपको गवा न बैठूं, क्योंकि यदि मैं औरत होता तो उसी समय उनके पीछे चल पड़ता। ऐसा देव रूप मैंने आज तक नहीं देखा। वही जो आपके सामने खड़े थे, रेशमी साफा पहने, आपने भी तो देखा होगा। तारा ने ये सुना, उसकी सुध बुध सी चली गई। उसने पूछा, क्या वो फिर आएंगे? मैनेजर ने कहा, हाँ, वो आज शाम 5 बजे आने वाले हैं आपसे मिलने। अब तारा शीशे के सामने बैठी है और दाई उसका श्रृंगार कर रही है। श्रृंगार भी ऐसा, आंखों में काजल, हाथों में मेहंदी, पैरों में लाख का लाल रंग। श्रृंगार की कला में तारा निपुण थी। पिछले 15 सालों से वो यही काम तो कर रही थी। किस अदा से, किस मुस्कान से, किस अंगड़ाई से दिलों का कत्लेआम होता है, इस कला में उससे अधिक और कौन निपुण हो सकता है। तारा ने अपनी श्रृंगार कला से काल पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। भला कौन कह सकता था कि ये चंचल नवयुवती अधेड़ अवस्था में पहुंच चुकी है। कुछ ही पलों में कुंवर साहब आ गए और तारा किसी शर्मीली नवयुवती की तरह सर झुकाकर खड़ी रही। कुंवर साहब ने आते ही तारा के गले में पहना हुआ वो लॉकेट देखा जो उन्होंने तारा को भेंट किया था। एक पल के लिए उनको ऐसा लगा जैसे उनके जीवन की सारी इच्छा पूरी हो गई हो। बोले, मैंने आज इतनी सुबह आपको कष्ट दिया, मुझे क्षमा कीजिए। ये तो आपके आराम का समय होगा, है ना? तारा ने सिर पर खिसकते हुए पल्लू को ठीक करते हुए कहा, भला इससे ज़्यादा आराम और क्या हो सकता है कि आपके दर्शन हो गए। मैं इस सौगात के लिए आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ। अब तो कभी कभार मुलाकात होती रहेगी। तो कुंवर ने मुस्कुरा कर कहा, कभी कभार नहीं, रोज़। आप चाहें मुझे मिलना पसंद करें या ना, पर मैं रोज़ इस आंगन में एक बार अपना सर झुकाने ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मेरे लिए ये मनोरंजन का विषय नहीं, जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ, आप इसे मनोरंजन समझ सकती हैं, और आपके मनोरंजन के लिए यदि मुझे जान भी देनी पड़े तो मैं अपना जीवन सफल समझूंगा। ऐसा लगा जैसे दोनों ओर से प्यार निभाने के वादे हुए। फिर दोनों ने नाश्ता किया और कल के लिए भोज का निमंत्रण दे कुंवर साहब वहाँ से चले गए। 1 महीना बीत गया। कुंवर साहब अब दिन में कई कई बार आते। उनके लिए एक पल का बिछड़ना भी असहनीय था। कभी दोनों किश्ती पर बैठ दरिया की सैर करने चले जाते, कभी बागों में बैठ बातें करते, कभी कभार गाना बजाना होता। रोज़ नए नए कार्यक्रम बनते। सारे शहर में मशहूर हो गया
कि ताराबाई ने कुंवर साहब को फंसा लिया और दोनों हाथों से दौलत लूट रही। पर तारा के लिए कुंवर साहब का प्यार ही एक ऐसी दौलत था जिसके सामने सारी दुनिया की दौलत तुच्छ थी। 1 महीने तक दोनों का प्यार चलता रहा, पर तारा को वो चीज़ नहीं मिली जिसके लिए उसकी आत्मा प्यासी थी। कुंवर साहब रोज़ प्यार की, अथाह अपार प्यार की बातें तो किया करते, पर उसमें कभी विवाह का शब्द नहीं आता। जैसे प्यासे को बाजार में पानी छोड़ बाकी सब मिल रहा हो, तारा का इस समय वैसा ही हाल था। वो जानती थी कि कुंवर साहब उसके एक इशारे पर जान भी दे सकते हैं, पर आखिर वो विवाह की बात क्यों नहीं करते? क्या कुंवर साहब उसे सिर्फ अपने दिल लगी की चीज़ बनाकर रखना चाहते थे? ये अपमान उससे सहा नहीं जाएगा। कुंवर के एक इशारे पर वो आग में छलांग लगा सकती थी, पर ये अपमान उसके लिए असहनीय था। उधर कुंवर साहब के भाई बंधु भी अनजान नहीं थे। वो किसी तरीके से कुंवर को तारा के पंजे से छुड़वाना चाहते थे, और इसका एक ही इलाज था कि कुंवर का विवाह कहीं और कर दिया जाए, क्योंकि उनको ये डर तो नहीं था कि कुंवर साहब इस एक्ट्रेस से विवाह करेंगे, पर हाँ, ये डर ज़रूर था कि कहीं रियासत का कोई हिस्सा उसके नाम न कर दे या उसके आने वाले बच्चों को रियासत का मालिक ना बना दे। कुंवर साहब पर चारों ओर से दबाव पड़ने लगा, यहाँ तक कि यूरोपियन अधिकारियों ने भी उनको विवाह कर लेने की सलाह दी। उस दिन शाम को कुंवर साहब तारा के पास गए, तारा को देखा और कहा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, कृपया इनकार मत करना। तारा का दिल जोर से धड़कने लगा। बोली, बताओ ऐसी क्या बात है जो मैं आपको भेंट कर सकूं और आपको भेंट कर मैं धन्य हो जाऊं। ऐसा लगा जैसे दोनों ने आंखों से ही बात कर ली हो। बात बस मुंह से निकलने की ही देर थी। तारा ने स्वीकार कर लिया। खुशी से रोती हुई कुंवर के पैरों में गिर गई। कुंवर साहब ने कहा, ऐसी बात नहीं है तारा, यदि मुझे यकीन होता कि तुम मेरी विनती स्वीकार कर लोगी तो शायद मैं पहले ही दिन भिक्षा में अपने हाथ फैला लेता, पर मैं अपने आप को तुम्हारे काबिल नहीं समझता हूँ। तुम सद्गुणों की खान हो और मैं जो हूँ तुम जानती हो। मैंने फैसला लिया था कि मैं सारी उम्र तुम्हारी उपासना करूँगा। मुझ में अगर कोई गुण है तो बस यही कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। जब तुम संगीत की, धर्म की बातें करती हो, मैं हैरान हो जाता हूँ और अपनी हीनता पर शर्मिंदा होता हूँ। मेरे लिए तुम सांसारिक नहीं, स्वर्गीय हो। मुझे हैरानी है कि इस समय मैं खुशी से पागल क्यों नहीं हो रहा कि तुमने मुझे हाँ कर दी। कुंवर साहब देर तक अपनी दिल की बातें करते रहे और तारा सिर झुकाकर सुनती रही और सोचने लगी, आखिर कोई आदमी इतना सरल दिल, इतना निष्कपट और उदार कैसे हो सकता है। कुंवर ने पूछा, तो बताओ तारा, तुम किस दिन विवाह करना चाहती हो? तारा कहती है, भला कानून का क्या करेंगे? कुंवर ने कहा, इस मामले में तुम निश्चिंत रहो तारा, मैंने वकीलों से पूछ लिया है। एक कानून ऐसा है जिसके अनुसार मैं और तुम विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। उसे कहते हैं सिविल मैरिज, और ये शुभ काम हम कल ही कर लेंगे। तुम तैयार रहना, मैं सुबह आ जाऊंगा। तारा उसी तरह सर झुकाए बैठी रही। मुंह से एक शब्द न निकला। विवाह का एक दिन बाकी था। तारा को चारों ओर से बधाइयाँ मिल रही थी। थिएटर के सारे स्त्री पुरुष अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे अच्छे अच्छे तोहफे दे रहे थे। यहाँ तक कि कंवर साहब ने उसे श्रृंगार दान भेंट किया था। पर तारा दुखी और उदास है। उसके मन में बार बार एक ही प्रश्न उठ रहा है कि क्या वो कुंवर साहब के साथ विश्वासघात कर रही है, जिस प्यार के देवता ने उसके लिए अपनी कुल मर्यादा, सगे संबंधियों से नाता तोड़ दिया, जिसका हृदय एकदम पवित्र है, उसी से कपट कर रही है वो।
नकली श्रृंगार के पीछे अपना चेहरा छुपा के, अपनी उम्र छुपा के, ये कपट नहीं तो और क्या है? एक ऐसी एक्ट्रेस जो न जाने कितने ही नौजवानों से पहले प्यार का नाटक कर चुकी थी, ऐसी दुविधा उसके मन में पहले कभी नहीं आई, क्योंकि ऐसा प्यार उसे पहले कभी नहीं मिला था। क्या वो प्रकृति को धोखा दे सकती है? ढलते हुए सूरज में दोपहर जैसा प्रकाश हो सकता है? असंभव। वो स्फूर्ति, वो सरल मूरत, वो त्याग, वो आत्मविश्वास कहाँ से लाएगी वो, जिसके मिश्रण को यौवन कहते हैं? नहीं, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो कुंवर साहब के जीवन को सुखी नहीं बना सकती। बूढ़ा बैल कभी जवान बछड़ों के साथ नहीं चल सकता। आखिर उसने ये नौबत आने ही क्यों दी? उसने क्यों बनावटी साधनों से, बनावटी श्रृंगार से कंवर को धोखे में डाला? अब इतना सब कुछ हो जाने पर वो किस मुंह से कहेगी कि मैं रंगी हुई गुड़िया हूँ? जवानी तो कब से रुखसत हो गई, अब सिर्फ परछाई बाकी है। मेज़ पे सौगातों का ढेर लगा था। कुछ दिन पहले जो तारा इन चीज़ों पर जान छिड़कती थी, अब उन्हीं चीज़ों से उसे नफरत होने लगी। तारा ने सोचा, क्यों ना भाग जाऊं, किसी ऐसे स्थान पे चली जाऊं जहां कुंवर उसे कभी ना ढूंढ सके, और कुछ दिन बाद जब कुंवर का विवाह हो तो आकर उसे सब सच बता दूं। पर साथ ही उसका मन ये सोचकर डरने लगा, यदि कुंवर ने कुछ अनिष्ट कदम उठा लिया, कुंवर का क्या हाल होगा? अब वो क्या करे? पर वो अपने प्रिय से छल भी तो नहीं कर सकती। तारा ने घड़ी की ओर देखा। सुबह होने में 6 घंटे बाकी थे। सुबह कुंवर साहब विवाह के लिए आ जाते। तारा ने एक सफ़ेद साड़ी पहन ली, सारे गहने उतार दिए और साबुन से अपना मुंह धो लिया। जब शीशे के सामने गई तो रूप तो वही था, पर ज्योति गायब थी। वो एक मेज पे बैठ गई और पत्र लिखने लगी। कुंवर साहब, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपने आप को आपकी दासी बनने के काबिल नहीं समझती। आपने मुझे प्यार का वो रूप दिखाया जिसकी मैं इस जीवन में उम्मीद भी नहीं कर सकती थी। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं जब तक जीऊँगी आपके प्यार में मगन रहूँगी। मैं फिर आऊँगी, फिर आपके दर्शन करूँगी, पर उस हालत में जब आप विवाह कर लोगे। यही मेरे वापस आने की शर्त है। हे मेरे प्राणों के प्राण, मुझसे नाराज़ मत होना। ये गहने जो आपने मेरे लिए भेजे थे, अपनी ओर से नई दुल्हन के लिए छोड़ के जा रही हूँ। सिर्फ आपका दिया हुआ वो लॉकेट, अपने प्यार की पहली सौगात अपने साथ लेकर जा रही हूँ। आपको हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरी तलाश मत करना। मैं आपकी हूँ और सदा आपकी रहूँगी। आपकी तारा। पत्र मेज पर रखकर तारा वहाँ से चली गई। गंगा तट पर सन्नाटा था। गंगा किसी विशाल सांप की तरह रेंगती हुई चल रही थी। एक छोटी सी नाव किनारे पे लगी हुई थी और मांझी नाव पर बैठा हुआ था। तारा ने मांझी से कहा, अरे ओ मांझी, मुझे उस पार ले चलो। मांझी ने नाव खोली। तारा उस पर जा बैठी और नाव धीमी चाल चलने लगी, जैसे जीवन स्वप्नों के साम्राज्य में बीत रहा हो। उस समय एकादशी का चांद जमीन के उस पार अपनी उज्ज्वल नाव चलाते हुए निकला और आकाश मंडल को पार करने लगा। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।